नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल तैयारीपुर में स्वागत करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे अधिगम पे आधारित कुछ प्रश्नों के बारे में, उसका सॉल्यूशन देख रहे थे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अधिगम पे आधारित कुछ और प्रश्न को देखेंगे, कैसे उसका आंसर होता है, कैसे आप कॉन्सेप्ट को समझ करके उसका आंसर देंगे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस क्लास में। ठीक है, ये अधिगम का ही कह सकते हैं अगला पार्ट है, सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। देखिए, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, किसके द्वारा दिया गया है? सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसका दूसरा नाम अगर देखा जाए तो क्या है? सोशल कॉग्निटिव थ्योरी भी कहा जाता है, और ये अल्बर्ट बैंडूरा द्वारा दिया गया है। ठीक है, अल्बर्ट बैंडूरा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अल्बर्ट बैंडूरा। और थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिए। अल्बर्ट बैंडूरा ने क्या करा है? इन्होंने क्या कहा है कि जो मोटिवेशनल फैक्टर्स होते हैं एवं जो सेल्फ कंट्रोलिंग जो सिस्टम होती हैं, वही क्या होती हैं? व्यक्ति के व्यवहार के लिए उत्तरदायी होती है। मतलब कि मोटिवेशनल फैक्टर एवं सेल्फ कंट्रोलिंग सिस्टम, स्व नियंत्रण तंत्र। ठीक है, ये क्या होता है? व्यवहार के लिए उत्तरदायी होता है, और इन्हीं के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? एक और नाम से जाना जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? अवलोकन का सिद्धांत। ठीक है, अवलोकन का, सामाजिक का अधिगम सिद्धांत। ठीक है, अधिगम सिद्धांत। जहां पे चूंकि नाम से ही क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होता है, इनके सिद्धांत में इन्होंने बताया है कि जो सीखना होता है वो किसके माध्यम से होता है? वो समाज में जो भी फैक्टर्स हैं, जैसे बड़े लोग हैं, जो भी आइडियल हैं, उनके जो बिहेवियर होते हैं उसी को अवलोकन करके उसको ऑब्जर्व करके क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो सीखते हैं। ठीक है, तो आपने देखा सामाजिक अवलोकन का अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया? अल्बर्ट बैंडूरा द्वारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मत के अनुसार बच्चे सिर्फ अनुबंधन द्वारा ही नहीं अपितु अन्य व्यक्तियों को देखकर वो अनुकरण करके भी सीखते हैं? ठीक है, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि बच्चे क्या होते हैं, वो बड़े लोगों को या समाज के अन्य व्यक्तियों को देख करके उसको ऑब्जर्व करके सीखते हैं। तो ये कौन सा सिद्धांत कहलाएगा जहां पे देखकर या अनुकरण करके सीखने की बातें करी जाती हैं? ठीक है, तो वो कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? वो हो जाएगा सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? अल्बर्ट बैंडूरा द्वारा। ठीक है, इनका एक बहुत ही चर्चित जो एक्सपेरिमेंट है, जिसको कहा जाता है बोबो डॉल। ठीक है, एक्सपेरिमेंट इन्होंने करी थी। ठीक है, बच्चों पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट करी थी। ठीक है, तो इनका एक्सपेरिमेंट है जिसको क्या कहा जाता है? बोबो डॉल स्टडी। स्टडी करी थी। ठीक है, चलिए मॉडलिंग पे खास करके फोकस करते हैं। ये मॉडलिंग पे फोकस करते हैं। जो मॉडल होते हैं उसको ही आप देख करके क्या करते हैं, उसके बिहेवियर को आप अपने अंदर क्या करते हैं, इंटरनलाइज करने की कोशिश करते हैं, आप सीखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट बैंडूरा के अनुसार जो निरीक्षणात्मक अधिगम, मतलब कि जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, ठीक है, उसके चार परिस्थितियां आवश्यक होती हैं। अधिगम के लिए क्या होती हैं? चार सिचुएशन नेसेसरी हैं, और वो जो सिचुएशन है उसका सही क्रम क्या है? ठीक है, तो उसका सही क्रम होता है, वो देख लीजिए। उसका सही क्रम होता है, सबसे पहले तो आप सीखने के लिए क्या करते हैं? अटेंटिव होते हैं, मतलब कि अटेंशन की बात आती है। ठीक है,
तो अवधान सबसे पहला होगा, ठीक है। अटेंशन, अटेंशन के बाद क्या होता है कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर क्या करते हैं, रोक करके रखते हैं, उसको रिटेन करने की कोशिश करते हैं, उसको धारण करते हैं, ठीक है। तो अवधारण, अवधान पहला हो जाता है, धारण दूसरा होता है, और तीसरा स्टेप जो होता है जिसको क्या बोलते हैं, पुनरुत्पादन, ठीक है। पुनरुत्पादन तीसरा स्टेज होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन या पुनरुत्पादन, ठीक है, तीसरा होता है। और फिर क्या होता है, जो मोटिवेशन होता है, प्रेरणा होती है, और वो फोर्थ स्टेप होती है, ठीक है। तो ये आपका सही क्रम हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं, ऐसे हिंदी में रहेगा अटेंशन, अटेंशन के बाद रिटेंशन, रिटेंशन के बाद आपका होता है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के बाद क्या होता है, मोटिवेशन, ठीक है, सॉरी, मोटिवेशन, ठीक। तो ये याद रखना है, ARRM, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि गणित का अधिगम भौतिकी के अधिगम में सहायक हो तो यह क्या है, ठीक है। अब देखिए ये सवाल किससे है, ये सवाल है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से, ठीक है। ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का सवाल है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब क्या होता है, अधिगम का अंतरण। जब एक सब्जेक्ट या एक जो तथ्य होते हैं या जो संप्रत्यय होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके सीखना अगर दूसरे कॉन्सेप्ट को सीखने में अगर किसी तरह से फायदा पहुंचाती है या सहायक होती है, तो वो क्या होता है, वो होता है सकारात्मक स्थानांतरण, ठीक है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यदि गणित की अधिगम भौतिकी के अधिगम में सहायक है तो जाहिर सी बात है कि वो सकारात्मक स्थानांतरण होगा, ठीक है। शून्य स्थानांतरण क्या होता है, यदि गणित का अधिगम भौतिकी के अधिगम में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता हो तो वो क्या होता है, शून्य अधिगम हो जाता है, शून्य ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है, शून्य स्थानांतरण या अंतरण होता है, ठीक। नकारात्मक क्या होता है कि जब निगेटिवली प्रभावित करता है, जैसे अगर गणित का अधिगम भौतिकी के अधिगम में बाधक बन जाता होगा तो वो क्या हो जाएगा, नकारात्मक स्थानांतरण हो जाएगा, ठीक है। लंबवत में क्या होता है कि अगर निचले स्तर का जैसे काउंटिंग सीखने के बाद, गिनती सीखने के बाद मल्टीप्लिकेशन में वो फायदा पहुंचा रही है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि आप निचले स्तर से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो ये होता है लंबवत, ठीक है, ये लंबवत होता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। ये निगेटिवली क्या होता है कि आपको एक जो आपने सीखा है वो बी के सीखने में क्या कर रही है, बाधक पहुंचा रही है। ये तो आपने देखा कि ये हेल्पफुल है, ठीक है, और शून्य स्थानांतरण कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो इसका आपने देखा। चलिए अगला देखते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है कि यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, वह अवस्था कहलाती है, ठीक है। देखिए आपने जब पियाजे की थ्योरी पढ़ी होगी, वो चार स्टेजेस की बात करते हैं। स्टेजेस कौन कौन से हैं, तो वो होता है, पहला होता है जिसको सेंसरी मोटर कहा जाता है, संवेदी गामक अवस्था। दूसरा होता है प्री ऑपरेशनल, ठीक है, पूर्व संक्रिया अवस्था। तीसरा होता है कंक्रीट ऑपरेशनल, मूर्त। और फोर्थ होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, या उसको आप हिंदी में कह दीजिए अमूर्त अवस्था, ठीक है, या औपचारिक अवस्था होती है। तो देखिए जो स्टेजेस की बात कर रहे हैं उसमें एक स्टेज ऐसा होता है जहां पे क्या होता है कि बच्चों में ये टेंडेंसी पाई जाती है कि जो चीजें उसको दिखाई नहीं भी दे रही हैं फिर भी उसको लगता है कि वो चीजें हैं और वो चीजें वही हैं, ठीक है। आप मान लीजिए एक बच्चे के सामने आप क्या करते हैं, तकिया के नीचे आपने कोई भी टॉफी रख दी या चाबी रख दी, ठीक है, बच्चे ने देखा है, आप उसके बाद उसको हटा लेते हैं, वहां से बच्चे के सामने भी हटाते हैं, तो भी बच्चा थोड़ी देर के बाद क्या करता है, जाकर के पहले वो क्या करता है, तकिए के नीचे ही ढूंढेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये इसी जो गुण होती है उसको कहा जाता है वस्तु अस्थायित्व, ठीक है, वस्तु अस्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंस।
और ये किस में होता है? तो ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो गुण होता है बच्चों में, वो होता है जो संवेदी कामक अवस्था होती है उसमें होता है। ठीक है, जो बच्चे की जो सेंसरी मोटर अवस्था होती है उसमें होता है। सेंसरी मोटर अवस्था कब तक होती है? ये 0 से लेकर के 2 इयर्स तक की अवस्था होती है। ठीक है, प्राक संक्रिया अवस्था कब तक होती है? 2 से लेकर के 7 तक होती है। जो औपचारिक होती है वो आपका 11 से ऊपर का होता है। ठीक है, 11 से ऊपर। और जो मूर्त होता है वो होता है 7 से लेकर के 11 वर्ष तक। ठीक है, ये याद रखिएगा, सबके अपने गुण होते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? संवेदी कामक अवस्था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है आपका, कौन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है? ठीक है, देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की क्या विशेषता होगी? ठीक है, तो देखिए मूर्त संक्रिया अवस्था कब होती है? वो होती है आपका 7 से लेकर के 11 वर्ष की। ठीक है, उसमें क्या होता है? विचारों में विलोमीयता भी होता है। ठीक है, ये सही है। उसके बाद क्या होता है? संरक्षण के गुण भी होते हैं। क्रमबद्धता एवं पूर्ण अंश प्रतियों का उपयोग कर पाते हैं बच्चे, ये भी होता है। जो फोर्थ आपका ऑप्शन है, आंत प्रज्ञ चिंतन अवस्था, ये क्या होता है? नहीं होता है। किसकी? मूर्त संक्रिया अवस्था की। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इट मीन्स कि ये अवस्था नहीं है, मूर्त संक्रिया अवस्था की विशेषता नहीं है। तो यही आपका क्या है? सही आंसर है। आपने इसको क्या करना है? इरेज कर देना है। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सही आंसर क्या हो जा रहा है? सही आंसर आपका हो जाएगा ये फोर्थ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ठीक है, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, उस पे आधारित क्या है ये प्रश्न है। ठीक है, क्लासरूम कह सकते हैं कि सिचुएशन पे आधारित कुछ ये प्रश्न है, शिक्षक को क्या करनी है। ठीक है, देखिए केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए, ऐसा नहीं करना है शिक्षक को। ठीक है, तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, ये भी नहीं करना है। कोशिश करना है कि अंतःक्रिया ज्यादा से ज्यादा करे, स्टूडेंट शिक्षक के साथ, शिक्षक स्टूडेंट के साथ। ठीक है, तो अगर बहस हो रही है तो उसको हतोत्साहित कर रहे हैं टीचर, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ये भी गलत है। सिर्फ मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना ही सही नहीं है। ठीक है, आप अमूर्त जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी नियम है, उसके बारे में भी बच्चों से बताइए, बच्चों से उसका डिस्कस करिए, बच्चों को उसको दिखलाइए। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? नहीं होगा। ये क्या है? ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती हो। क्यों? क्योंकि देखिए, चूंकि कहा जा रहा है 6 से 8 के जो बच्चे होते हैं वो कितने साल के होते हैं? तो मान लीजिए अगर 5वीं का बच्चा जो होता है वो 10 साल का माना जाता है, तो छठी 11 से लेकर के 13 वर्ष की जो बालक होंगे वो पियाजे के अनुसार किस अवस्था में होंगे? वो होंगे अमूर्त जो संक्रिया अवस्था है उसमें होते हैं। तो अमूर्त में क्या होता है कि वो अमूर्त चीजों के बारे में उसको जानकारी देना जरूरी हो जाता है, अमूर्त चीजों के बारे में वो समझने भी लगता है। इसीलिए एक शिक्षक को कोशिश करनी चाहिए कि तर्क आधारित चीजों पर क्या करें? वो फोकस करें। इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है? मूर्त गलत हो जा रहा है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक संरचना कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को उल्लेखित करने वाली शब्दावली है। देखिए जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर होती हैं वो किसके द्वारा उल्लेखित की जाती हैं, डिस्क्राइब की जाती हैं? वो स्कीमा के द्वारा की जाती है। स्कीमा क्या होता है? तो स्कीमा एक तरह से आपका मेमोरी होता है जहां पे इंफॉर्मेशन क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन और जो भी सूचनाएं होती हैं वो क्या होती हैं? स्टोर होती हैं। एक तरह से क्या है? फॉर्म ऑफ मेमोरी या स्टेट ऑफ मेमोरी। ठीक है, स्टेट ऑफ मेमोरी, स्टेट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप तैयारीपुर के चैनल पे आइए, आप प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो वहां पे जितने भी साइकोलॉजी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उसके बारे में डिस्कस की गई हैं, तो आप वहां से फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन,
ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के 3 महत्वपूर्ण चरणों की पहचान की। निम्नलिखित में से इन चरणों के सही क्रम को पहचानिए। ठीक है, तो ब्रूनर ने जो बतलाई हैं वो कौन कौन से हैं, वो आपको यहाँ पे पहचानना है। ठीक है, तो देखिए ब्रूनर ने जो अपने थ्योरी दिए हैं वो क्या है उसमें वो 3 स्टेजेस की बात करते हैं। ठीक है, पहला होता है जिसको बोलते हैं इनएक्टिव। ठीक है, इनएक्टिव पहला होता है सक्रियता अवस्था, या फिर जिसको बोलते हैं इनएक्टिव, और ये होता है आपका 0 से लेकर के 3 वर्ष तक। इसके बाद की जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं आइकोनिक या प्रतीकात्मक। ठीक है, आइकोनिक, जिसको बोलते हैं प्रतीकात्मक नहीं, कंफ्यूजन हो रही है। आइकोनिक बोलते हैं जिसको बोलते हैं अनुप्रतीकात्मक। ठीक है, अनुप्रतीकात्मक एनेक्टिव, उसके बाद का होता है जिसको बोलते हैं आइकोनिक। अनुप्रतीकात्मक को आइकोनिक बोलते हैं, और ये होता है 3 से लेकर के 12 वर्ष तक। ठीक है, और जो तीसरा है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और जो तीसरा होता है जिसको बोलते हैं सिंबॉलिक। और सिंबॉलिक को क्या बोला जाता है हिंदी में? सांकेतिक या फिर प्रतीकात्मक। अब देखिए कौन सा सही आंसर हो जाएगा। एनेक्टिव पहला होता है, दूसरा होता है जिसको अनुप्रतीकात्मक बोलते हैं, तो अनुप्रतीकात्मक दूसरा हो गया, और तीसरा हो गया प्रतीकात्मक। तो ये तीसरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा अधिगम का निर्मितवाद उपागम है? छात्र जो नवीन सूचना को बार बार दोहराकर याद करता है, छात्र जो नवीन सूचना की विस्तार से विश्लेषण करता है, व्याख्या करता है और पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखता है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा क्या बातें हो रही हैं कि पूर्व ज्ञान से जोड़ना, जो भी नवीन ज्ञान है उसको, और वो कैसे जोड़ना, तो वो विश्लेषण के आधार पे। तीसरा ऑप्शन क्या है? छात्र जो नवीन सूचना यदि पूर्व ज्ञान से जिसे वह सच मानता है, से विरोधाभासी की बातें हो रही है, ये नहीं होगा। ठीक है, बार बार दोहरा कर पढ़ना भी निर्मितिवाद उपागम के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, चौथा क्या है? छात्र जो शिक्षक का इंतजार करता है कि वह उसे विशिष्ट प्रकरण के बारे में उसके पूर्व ज्ञान की जानकारी देकर नवीन सूचना को देगा। ठीक है, देखिए सिर्फ शिक्षक द्वारा क्या करना, शिक्षक पे डिपेंडेंट रहना है कि शिक्षक की इंफॉर्मेशन देंगे और आप उसको सुन लेंगे और फिर उससे आपका अधिगम हो, ये भी निर्मितिवाद उपागम के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो क्या होता है, छात्र खुद से जब सीखते हैं, ठीक है, तो वही क्या होता है, निर्मितिवाद उपागम के अंतर्गत एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, देखिए निर्मितिवाद क्या है? एक तरह से छात्र केंद्रित अधिगम की एक विधि है जिसमें छात्र स्वयं से ज्ञान का निर्माण करता है। इसमें पूर्व ज्ञान के आधार पे क्या होता है, नए ज्ञान का फॉर्मेशन होता है, अंतः क्रिया द्वारा सीखा जाता है, और फिर क्या होता है, इसका एक गुण और है जिसको बोलते हैं सहकारी अधिगम। ये अंतः क्रिया के माध्यम से सीखना। ठीक है, अंतः क्रिया, इंटरेक्शन के द्वारा सीखना। ठीक है, अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं। और अगर कुछ एग्जाम्पल देखें तो ह्यूरिस्टिक मेथड जो होता है वो है, प्रोजेक्ट मेथड है, ये सब क्या होता है, ये सब आपके निर्मितिवाद के अंतर्गत आते हैं, उपागम के अंतर्गत ये सब प्रक्रिया है, अधिगम के टाइप है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इसका सही आंसर आपने देखा। अगला चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची में संरचनावादी अधिगम से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, जिनके कूट से चुनकर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए संरचनावादी अधिगम के बारे में क्या जानते हैं? संरचनावादी अधिगम ये कहती हैं कि जो अधिगम है या जो ज्ञान की जो रचना होती है वो छात्र स्वयं से करते हैं। ठीक है, छात्र स्वयं से ज्ञान की रचना करती हैं, ज्ञान का अर्जन नहीं होता। ठीक है, अर्जित नहीं होती ज्ञान, बच्चे सीखते हैं। सीखते कैसे हैं? तो वो अंतःक्रिया करके सीखते हैं। ठीक है, नीचे दी गई जो कूट है उसमें पहला तो नहीं होगा। संरचनावादी अधिगम में शिक्षक केंद्रित विधि नहीं है, संरचनावादी जो होती है ये छात्र केंद्रित होती है। ठीक है,
छात्र केंद्रित, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा। इसमें विद्यार्थियों के स्वयं के द्वारा पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने पर बल दिया जाता है, ये है। ठीक है, दूसरा सही है। शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक के समान कार्य करता है, ठीक है, ये भी सही है। परीक्षा उपागम, समस्या समाधान, विचार विमर्श शिक्षण विधियों का प्रयोग किया, ये भी ठीक है। अधिगमकर्ता निष्क्रिय श्रोता के समान व्यवहार करते हैं, ये गलत है। तो देखिए कौन सा सही हो जाएगा, 2 3 4, 2 3 4 वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अत्यंत निपुणता पूर्वक अधिगम पद्धति जिस पर बांडुरा तथा वॉल्टर ने बल दिया वे हैं, वो क्या है, जिसपे सबसे ज्यादा किसने बल दिया है, बैंडुरा और वॉल्टर ने, वो क्या है, वो है आपका, देखिए चूंकि जब भी बैंडुरा की बात होगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा, जो अधिगम होगा वो अनुकरण के माध्यम से होगा और ऑब्जर्वेशनल मेथड से होगा। ठीक है, तो निरीक्षण युक्त, ऑब्जर्व करके, अवलोकन करके अधिगम, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है, निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो शिक्षक को क्या लागू नहीं करना है। ठीक है, देखिए बच्चे को तैयार किया जाना चाहिए, उन्हें कार्य सीखने हैं तो सही रूप से प्रेरित किया जाना, प्रेरणा की बातें करते हैं कौन, थॉर्नडाइक। ठीक है, बच्चों को नई चीजें सीखने हैं तो खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। देखिए सीखने के लिए खोज विधि की बातें जो हैं वो थॉर्नडाइक नहीं करते हैं। ठीक है, थॉर्नडाइक खोज विधि की बात नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। अगला देखिए, उचित अभ्यास एवं ड्रिल कार्य किया जाना चाहिए। देखिए अभ्यास प्रैक्टिस की बातें करते हैं, जब आप थॉर्नडाइक के लॉ पढ़ेंगे, जो प्राइमरी लॉ या सेकेंडरी लॉ जो भी पढ़ेंगे, वहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि वो अभ्यास और ड्रिल के बारे में बातें करते हैं। जहां तक वो पुरस्कार का सही उपयोग सही रूप में करने की कोशिश करना चाहिए। देखिए पुरस्कार की बातें भी वो करते हैं, जिससे क्या होता है, सेटिस्फेक्शन और उसका इफेक्ट बेहतर पड़ता है बच्चे पे, और जब इफेक्ट अच्छा पड़ता है तो बच्चे क्या होते हैं, सीखने को ज्यादा तत्पर होते हैं। ठीक है, तो ये भी बातें वो करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए, खोज विधि को। ठीक है, और किसके अनुसार, तो थॉर्नडाइक के अनुसार। ठीक है, तो आइए देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से गलत युग्म कौन सा है। ठीक है, गलत कौन सा है, तो देखिए अधिगम का यहां से गलत आपसे कहा जा रहा है कि चुनने के लिए, तो 3 सही होंगे, एक कोई गलत होगा। ठीक है, तो देखिए अधिगम का साइंस सिद्धांत टॉलमैन ने दिया था। ठीक है, ये सही है। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत कुर्ट लेविन या कर्ट लेविन द्वारा दिया गया है, ये भी सही है, ये भी सही है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, अभी तक आपने देखा क्या, सामाजिक अधिगम की सोशल लर्निंग की बातें कौन कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बातें कौन कर रहे हैं, इमिटेशनल लर्निंग की बातें कौन कर रहे हैं, वो ब्रूनर नहीं है, वो कौन है, वो है अल्बर्ट बैंडूरा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया, मतलब कि ये युग्म गलत है, आपका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा सही। ठीक है, प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम थॉर्नडाइक की है। ठीक है, तो ये भी सही है, तो आपने देखा इसका आंसर कौन हो गया, तीसरा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप से मदद करता है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे क्या है, विषय के क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके, इससे वृद्धि होती है। किस चीज में वृद्धि होती है, स्वायत्तता में वृद्धि होती है, जी नहीं। पुनर्बलन में नहीं। वैयक्तिक विभिन्नता की बातें नहीं हो रही हैं। क्या हो रहा है कि चूंकि एक विषय में जो भी आपने सीखा है, आप क्या कर रहे हैं, उसको दूसरे विषय के ज्ञान के साथ आप जोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सहसंबंध हो रहा है, और इससे क्या होती है, ज्ञान में वृद्धि होती है। तो ये भी क्या है, अंतरण की बातें हो रही हैं, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अंतरण क्या होता है, जिसको स्थानांतरण या फिर ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अधिगम का उद्देश्यवाद का सिद्धांत किसने दिया है। ठीक है, देखिए अधिगम की उद्देश्यवाद के सिद्धांत जो है वो दिया गया है आपके टॉलमैन द्वारा। ठीक है, उद्देश्यवाद के सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, टॉलमैन द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि उद्देश्यवाद का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया, टॉलमैन द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, टॉलमैन द्वारा। तो ये आपका सही आंसर है, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका,
सीखने वाले के समक्ष विषय वस्तु उसी समय प्रस्तुत की जाए जब वह मनोवैज्ञानिक रूप से उसे स्वीकार करने हेतु तैयार है, यह सोच कहलाती है। देखिए, आज की जो शिक्षा है वो क्या है, वो छात्र केंद्रित हो गई है कि आपको छात्र की जो नीड है, जो उसकी मनोदशा है, जो उसकी मोटिवेशन का लेवल है, आपको उसी स्तर पे क्या करनी है, उसे एजुकेट भी करनी है और शिक्षण अधिगम क्रियाकलाप भी करनी है। और साथ ही साथ क्या ध्यान रखना है कि जब सीखने वाले मतलब कि छात्र जब मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार हो, ठीक है, जब किसी चीज को स्वीकार करने हेतु जब वो रेडी हो, तैयार हो, तभी उसको क्या किया जाए, उसको शिक्षा दी जाए। ये क्या होती है, तो ये सहज अनुभूति बोध अवधारणा होती है। ठीक है, सहज अनुभूति, ठीक है, सहज अनुभूति बोध अवधारणा या सहजानुभूति बोध अवधारणा, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, विस्मरण के प्रयोग स्वयं पर किसने किए। देखिए, मेमोरी और फॉरगेटिंग मतलब कि स्मरण और विस्मरण पे जो सबसे बेहतर रिसर्च किए हैं, जो कार्य किए हैं, वो है कौन, एबिंगहॉस है, जिन्होंने 1885 में क्या किए थे, उन्होंने फॉरगेटिंग पे कई सारे क्या किए थे, वर्क किए थे और फॉरगेटिंग से रिलेटेड कुछ थ्योरीज दिए थे। ठीक है, इन्होंने फॉरगेटिंग कर्व भी एक दिए हैं कि जैसे जैसे क्या होता है, टाइम बढ़ता जाता है, ड्यूरेशन बढ़ता जाता है, याद करने के बाद जो टाइम गैप बढ़ता जाता है, क्या होता है, जो अमाउंट होता है वो फॉरगेटिंग की बढ़ती चली जाती है। 21 दिन के बाद आप लगभग लगभग 95% 21 डे के बाद क्या होता है, लगभग लगभग 95% क्या होती है, आप भूल जाते हैं। ठीक है, अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो। ठीक है, तो ये इन्होंने वर्क किया था किसने, विस्मरण पे सबसे पहला प्रयोग स्वयं पे किए थे कौन, इबिंगहॉस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है वह है। देखिए, अधिगम जो है वो शिक्षक के बिना संभव हो सकता है। अधिगम जो है वो पाठ्य पुस्तक के बिना भी संभव हो सकता है। अधिगम जो है गाइडेंस के बिना भी संभव हो सकता है। लेकिन अगर मोटिवेशन नहीं है, अगर आप तत्पर नहीं है, या फिर अगर आप प्रेरित नहीं है, तो आप अधिगम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके बिना नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर आपका हो जाएगा मोटिवेशन। मोटिवेशन के बिना अधिगम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, निम्नांकित उदाहरण है जो इस तरह का आपने देखा होगा कि इस तरह के जो भी तैयार किए जाते हैं, इस तरह से जो भी आप बनाते हैं, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से जो भी आपने ड्रा किया है फिगर, इसको कहा क्या जाता है, तो इसको कहा जाता है कॉन्सेप्ट मैपिंग। ठीक है, इसको कहा जाता है कॉन्सेप्ट मैपिंग। हिंदी में देख लीजिए कौन सा आंसर सही है, रेखा चित्र जी नहीं, मॉडल जी नहीं, प्रत्यय मानचित्र, प्रत्यय मानचित्र क्या हो जाता है, कॉन्सेप्ट मैपिंग। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। ये क्या होता है, कॉन्सेप्ट मैपिंग। तो इस तरह से जब भी आए, आंख मुंद करके कॉन्सेप्ट मैपिंग आपका सही आंसर हो जाएगा, आप टिक कर ले। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कबूतर को एक निश्चित संख्या में सही प्रतिक्रिया करने पर प्रशिक्षक द्वारा पुरस्कार देना किस प्रकार का पुनर्वलन आयोजन है। ठीक है, देखिए, एक कबूतर को क्या किया जा रहा है कि उससे कुछ रिस्पॉन्स लिया जा रहा है। ठीक है, और जब कबूतर रिस्पॉन्स कर रहा है, तो क्या हो रहा है कि जो प्रशिक्षक है उसको सही एक निश्चित संख्या में सही प्रतिक्रिया करने पे ही क्या दिया जा रहा है, उनको उनको पुनर्बलन दिया जा रहा है। ठीक है, तो वो कौन सा प्रकार होता है। ठीक है, तो देखिए, एक निश्चित संख्या की बातें होंगी। जब भी निश्चित संख्या की बातें होंगी तो वो क्या होगा, वो होगा फिक्स्ड रेशियो। ये ध्यान रखिएगा, जब संख्या की बातें होंगी तो वो रेशियो होगा। जब नंबर की बातें हो, ठीक है, जब नंबर की बातें हो कि आपने इतनी रिस्पॉन्स कर दी है, मतलब आपने 10 रिस्पॉन्स सही करने के बाद
निश्चित जो 10 रेस्पॉन्स था उसको सही करने के बाद आपको क्या दिया गया, पुरस्कार दिया गया। तो जो संख्या होता है वो रेशियो में आता है, और जब निश्चित है तो फिक्स्ड है। दूसरा होता है जिसको बोलते हैं रेशियो, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं इंटरवल। ठीक है, तो इंटरवल से आप समझ गए होंगे इंटरवल कहाँ होता है, टाइम के रेस्पेक्ट में होता है। तो जब आपको इंटरवल या फिर आपको दिया जाए कि निश्चित अंतराल पे, तो वो क्या हो जाएगा, निश्चित अंतराल में क्या होता है कि हर 10 मिनट, हर 2 मिनट, हर 5 मिनट पे आपको क्या किया जा रहा है, हर 5वें मिनट पे आपको दिया जा रहा है क्या, पुनर्वलन। तो वो हो जाता है निश्चित अंतराल पुनर्वलन। ठीक है, अगर क्या हो रहा है कि कभी 2 मिनट के बाद, कभी 5 मिनट के बाद, कभी 1 मिनट के बाद, कभी 3 मिनट के बाद, तो वो क्या होता है, वो होता है परिवर्तनशील। ठीक है, परिवर्तनशील अंतराल पुनर्वलन। ठीक, ये आप समझ गए। तो आपने देखा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि चूंकि निश्चित संख्या में दी जा रही है, तो संख्या मतलब रेशियो, और निश्चित तो निश्चित है ही, तो ये तीसरा सही हो जाएगा, निश्चित अनुपात पुनर्वलन आयोजन। ठीक है, और ये सबसे एक तरह से उत्तम प्रकार की क्या होती है, ये उत्तम प्रकार की आयोजन मानी जाती है। ठीक है, जिसको हम लोग शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अनुसूची या फिर शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये उत्तम सबसे जो होता है निश्चित अनुपात पुनर्वलन आयोजन ही होता है। ठीक, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला है शास्त्रीय क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, देखिए शास्त्रीय अनुबंधन की बातें हो रही हैं, शास्त्रीय क्लासिकल या शास्त्रीय या क्लासिकल कह लीजिए इंग्लिश में, जो कंडीशनिंग है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो वो पैवलव द्वारा दिया गया है। ठीक है, पैवलव ने काम किस पे किया है, तो वो कुत्ते पे किए हैं। ठीक है, जहां पे दो कह सकते हैं कि स्टिमुलस के बीच में क्या किया जाता है, एसोसिएशन कराने की कोशिश की जाती है। ठीक है, और उसी के आधार पे लर्निंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, अधिगम किए गए तथा सामान्यतः अस्थायी होते हैं। अधिगम किए गए तथ्य, अधिगम किए गए तथ्य जो भी आपने सीखा है जिस भी चीज को, वो क्या होता है, सामान्यतः अस्थायी होते हैं। ठीक है, अस्थायी नहीं होता है, अस्थायी होता है। ठीक है, अस्थायी होता है। तो यहाँ पे ऊपर में क्या कहा जा रहा है, ऊपर में कहा जा रहा है कौन सा कथन नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, पूर्णावृत्ति व बल देते हैं, ये भी सही है। बालकों के भय और दुश्चिंता से छुटकारा दिलाने में अनुप्रयोग किया जाता है। देखिए क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी है उसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है, पेशेंट काउंसलिंग में, जहां पे एंजाइटी, भय, दुश्चिंता, एंजाइटी और जो फियर है उसको उसको खत्म करने में, उसके रिजोल्यूशन में भी क्या होता है, इसके एप्लीकेशन होते हैं। ठीक है, अवबोध एवं रुचि की भूमिका अत्यंत कम है, बिल्कुल सही। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, अधिगम किए गए तथ्य सामान्यतः अस्थायी होते हैं, जी नहीं, अस्थायी होते हैं। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला कारक। देखिए अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले, जो अनुत्तीर्ण हो जाने का जो भय होता है, ये निगेटिवली क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये भी क्या है कि जो कह सकते हैं कि कंपटीशन होती है, वो भी क्या करता है, आप में कहीं ना कहीं फियर क्रिएट करता है, आप में कहीं ना कहीं डर पैदा करती हैं। तो ये भी क्या होती है, ये भी निगेटिव कह सकते हैं कि कारक है। जो माता पिता की ओर से जो दबाव दिया जाता है कि आपको ऐसे पढ़ना है, वो लड़का ऐसे पढ़ रहा है, आपको भी पढ़ना है वैसे ही, आपको भी फर्स्ट आना है, उनका मान लीजिए जो भी वो एग्जाम्पल दे, शर्मा जी का लड़का टॉप कर रहा है, तुम भी उसी स्कूल में पढ़ते हो, वही टीचर तुमको भी पढ़ाते हैं, फिर भी तुम फेल हो रहे हो, तुम्हारा परफॉर्मेंस सही नहीं है। तो ये जो दबाव उसके तरफ से आते हैं या जो उलाहने आते हैं, वो भी क्या होता है, निगेटिवली प्रभावित करता है। तो जो अधिगम परिस्थितियां होती हैं वो पॉजिटिव प्रभावित करने वाले, पॉजिटिवली प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सफल शिक्षक के लिए सीखने के सिद्धांतों की जानकारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या है, यह समय की बचत में सहायक है, यह शिक्षक को सरल शिक्षण को जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है उसको क्या करता है, सरल एवं
रोचक बनाने में उपयोगी है। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जो एक शिक्षक को जो अधिगम के सिद्धांत है वो इसलिए भी जानना चाहिए, इसलिए भी समझना चाहिए या उसकी जानकारी होनी चाहिए ताकि क्या करें, वो शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है उसको सरल, इजी और उसको इंटरेस्टिंग बना सके। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम सामग्री के चयन का आधार होना चाहिए। देखिए, समाजशास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत जी नहीं, प्राकृतिक सिद्धांत के अंतर्गत जी नहीं, वैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल जो थ्योरी है उसके आधार पे ही आपको क्या करने हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री का चयन होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला जो सवाल है उसको देखते हैं। अगला सवाल है स्मृति का अंग कौन सा नहीं है। देखिए, स्मृति का अंग क्या है, अधिगम भी है, स्मृति का क्या है, जो रिटेंशन होता है वो भी है। स्मृति मतलब होता है मेमोरी। ठीक है, मेमोरी, पुनर्स्मरण ये भी होता है, रिकॉल भी होता है। ठीक है, या रिकॉल या आप जो रीमेमोराइज करते हैं वो भी होता है, धारण रिटेंशन भी होता है। ठीक है, चिंतन थिंकिंग जो है वो मेमोरी का पार्ट नहीं है, ये कॉग्निशन का पार्ट है, मेमोरी का पार्ट नहीं है। तो ये नहीं है, इसलिए ये सही हो जाएगा क्योंकि ऊपर में नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा चिंतन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आत्मसातकरण क्या है। आत्मसातकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप क्या करते हैं, जो आपके पास जो इंफॉर्मेशन पहले से है या जो वर्तमान में आपके पास है उसको क्या करते हैं, जो भी आपके सराउंडिंग में इंफॉर्मेशन आपको मिल रहे हैं सराउंडिंग से, या कह सकते हैं कि जो आपका पास्ट है इंफॉर्मेशन, और उसके आधार पे जब आप न्यू इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, विश्लेषण करके उसको उसके साथ ऐड करते हैं, पुराने वाले को नए के साथ, वही क्या होता है आपका आत्मसातकरण या एसिमिलेशन होता है। ठीक है, एसिमिलेशन भी कहा जाता है। ठीक है, आत्मसातकरण वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु, ये हो गया आपका आत्मसातकरण। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार व्यक्ति किस वस्तु को देखता है। किस वस्तु को देखता है, तो जब भी गेस्टाल्टवाद की बातें आएंगी तो आप ध्यान रखिएगा कि गेस्टाल्टवाद जो है जिसमें किनका किनका नाम आता है, जैसे वर्दाइमर का नाम आएगा, कोहलर कॉफका का नाम आता है। ठीक है, ये सब है, इसके फादर ये हैं गेस्टाल्टवाद के। ठीक है, और जो थ्योरी आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, आपने देखा होगा कि जो थ्योरी इन्होंने दिया था इनसाइट लर्निंग थ्योरी, कोहलर ने दी थी, सूझ का सिद्धांत। ठीक है, तो ये तो उनका बैकग्राउंड हो गया। चलिए अब इस सवाल को देखिए, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है, कैसे देखता है, तो गेस्टाल्टवाद समग्रता के आधार पे देखता है। ठीक है, ये एज अ होल देखता है, पार्ट के रूप में ना देख करके ये एज अ होल किसी चीज को देखते हैं। ठीक है, ये बोलते हैं हमेशा कि क्या होता है, कि सम ऑफ इट्स पार्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स होल। ठीक है, ये होल के रूप में ही चीजों को देखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी का फेस देखते हैं तो आप उसके नाक कान ये सबको नहीं देखते, आप एज अ फेस देखते हैं, पूरा फेस देखते हैं। आप साइकिल देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप साइकिल के चक्का को देख रहे हैं, आप साइकिल के सीट को देख रहे हैं, हैंडल को देख रहे हैं, पीछे के भाग को देख रहे हैं, नहीं, आप क्या करते हैं, पूरे साइकिल का ही क्या करते हैं, आप उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं या प्रत्यक्षीकरण करते हैं। ठीक है, तो समग्रता के आधार पे ही क्या होता है, गेस्टाल्टवादी किसी चीज को देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉलम को मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कुछ जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है जिसकी बातें मैंने क्लास में करी हैं, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, और उससे रिलेटेड मनोवैज्ञानिकों के नाम है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग मिलान करते हैं। जो गेस्टाल्टवाद है, ठीक है, अभी आपको मैंने बताया समग्रता के आधार पर देखते हैं, और कौन है, वर्दाइमर है या वर्दीमर है। ठीक है, तो गेस्टाल्टवाद कौन हो गया, मैक्स वर्दीमर। जो व्यवहारवाद है, व्यवहारवादी कौन से हैं, तो वो सी एल हल है व्यवहारवादी। ठीक है,
निर्मितिवाद कौन है? तो निर्मितिवाद में लेव वाइगोटस्की का नाम आता है, ठीक है। और जो मनोविश्लेषणवाद के जो जनक हैं वो कौन है? सिगमंड फ्रायड है, ठीक है। तो अब देख लीजिए कौन किसका है। पहला का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए पहला का सी किसमें है? इसमें भी है, पहला का सी यहाँ भी है और यहाँ भी है, 3 और 4 में। अब देख लीजिए दूसरा का क्या है? ए है। दूसरा का ए देखिए, दूसरा का ए, हाँ देखिए दूसरा का ए देख लीजिए कौन सा है। दूसरा का ए यहाँ पे है, तो ये आपका सही हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे तीसरा का डी है, ठीक है। तीसरा जो गेस्टाल्ट है मैक्स बर्तीमर, डी भी ठीक है यहाँ पे। और जो आपका फोर्थ है निर्मितिवाद, वो कौन से है? लेव वाइगोत्स्की, देखिए बी भी है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अधिगम की समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन है? ठीक है, देखिए अधिगम क्या है? अधिगम की क्या है यहाँ पे बातें हो रही हैं? अधिगम की समस्या समाधान उपागम। तो अधिगम की जो समस्या समाधान उपागम होते हैं उसमें कुछ क्या होते हैं? स्टेजेज होते हैं। समस्या समाधान कैसे करते हैं उसकी कुछ स्टेज होती हैं, और वो क्या है यहाँ पे आप देख लीजिए, जिससे क्या होगा कि क्वेश्चन आपका इजीली बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है? समस्या की पहचान, ठीक है। आई, ठीक है, सबसे पहले क्या होती है? समस्या की पहचान, ठीक है। कि आप समस्या को जब पहचान लेंगे तभी आप क्या करेंगे? आगे की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे। दूसरा होता है जिसको बोलते हैं आंकड़ों का संकलन, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है परिकल्पना का निर्माण, हाइपोथेसिस का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। और फोर्थ में क्या होगा? फोर्थ में होता है उपयुक्त, जो कह सकते हैं कि प्रासंगिक, ठीक है, या उपयुक्त जो समस्या का हम कह सकते हैं कि समाधान का चयन, समस्या समाधान का चयन, ठीक है। उपयुक्त समस्या समाधान का चयन, ठीक है। फिफ्थ में क्या हो जाएगा? फिफ्थ में हो जाता है निष्पादन, या जो भी आपने अब किया है, ठीक है, उसका क्या करना? सत्यापन करना, ठीक है। निष्पादन का जांच करना या सत्यापन करना, ठीक है। तो अब देखिए कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? अधिगम की समस्या का समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा है? तो जो अंतिम चरण कौन सा है? अंतिम चरण है यहाँ पे ये 5, ठीक है। यहाँ पे देखिए कौन सा है? यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? निष्पादन का सत्यापन। ये आपका क्या है? लास्ट स्टेप है, ठीक है। ये लास्ट स्टेप है किसका? लास्ट स्टेप है आपका ये समस्या समाधान अप्रोच का, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे किस तरह से अधिगम से रिलेटेड क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन किया गया है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आप इस क्लास को अब यहीं समाप्त करते हैं। अच्छे से पढ़ाई करिए, रीट का एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है, तो कोशिश ये करिए कि बेहतर ढंग से क्वेश्चंस को लगाइए, और क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं थोड़ा सा उस पर भी एनालिसिस करिए। बाकी तो हम यहाँ से प्रैक्टिस करा ही रहे हैं। कोशिश करिए कि चैनल अगर पसंद आ रही है लेक्चर तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों को भी बेहतर एक कह सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां से वो चीजों को सीख सकें, ठीक है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और इस क्लास को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो आपके सिलेबस में अगला चैप्टर है उस पे आधारित क्वेश्चंस को लेकर के हम आते हैं, वहीं पे मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।